हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पक्षमाभिका तथा कशाभिका यानी कि सीलियम और फ्लैजिलम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक संरचनाएं होती है, हेयर समान संरचनाएं होती हैं जो सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं यानी कि उपांग होते हैं, जो लोकोमोशन में और अन्य कार्यों में सहायता करते हैं। फ्लैजिलर अपरेटस में बेसिकली 3 भाग होते हैं। नंबर 1 शाफ्ट या सीलियरी पार्ट, काइनेटोसोम और बेसल बॉडी और रूटलेट और राइजोप्लास्ट। जो शाफ्ट होता है वो ऊपर निकला हुआ भाग होता है, जबकि बेसल बॉडी नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, बीच में प्रेजेंट होती है और उससे नीचे की तरफ रूटलेट्स और राइजोप्लास्ट निकले हुए होते हैं। शाफ्ट जो होता है वो 9+2 व्यवस्था प्रदर्शित करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जबकि काइनेटोसोम और बेसल बॉडी 9+0 व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं जो प्रोटीनियस संरचनाएं होती हैं, और जो शाफ्ट होता है वो 9+2 व्यवस्था प्रदर्शित करता है और वो 9 डबलेट होते हैं और 2 सिंगलेट होते हैं। तो ये 9+2 जो है, ये 9 जो है डबलेट होते हैं और 1 ये सिंगलेट, 2 सिंगलेट होते हैं। डबलेट और सिंगलेट का मतलब क्या है कि ये 2 सब पार्ट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये सिंपल एक ही पार्ट से बना होता है। इसमें 2 होते हैं ए और बी, इसमें सिंपल होता है एक ही, इसमें ए और बी 2 भागों में बटा हुआ नहीं होता। इसमें जो व्यवस्था होती है ये 9+0 होता है और ये 9 ट्रिपलेट होते हैं, अर्थात ये 3 सब फाइबर ए बी सी से मिलकर बना है, ये 2 सब फाइबर ए और बी से मिलकर बनाता है। जो बंडल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, उनको हम एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम या एक्सोनीमा। तो बंडल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या कहते हैं? एक्सोनीमा कहते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसमें पेरिफेरल होते हैं यानी कि परिधि की ओर होते हैं, और 2 केंद्रीय होते हैं यानी कि सेंट्रल होते हैं। जो 2 सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में ब्रिज की सहायता से जुड़े रहते हैं। उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? शीथ कहते हैं। जो 9 परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो इस सेंट्रल पार्ट से जुड़े होते हैं, रेडियल स्पोक से, और ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। ये पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, पांचवा वाला चौथा पांचवे से, छठा सातवां आठवां नवा, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। और वो किससे जुड़े होते हैं? लिंकर से जुड़े होते हैं। जो 9+2 व्यवस्था है वो 9 डबलेट और 2 सिंगलेट की होती है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो 2 स्मॉल ट्यूब्यूल से बने, ए और बी से, और ए में 2 आर्म होती है जबकि बी में कोई आर्म नहीं होती। इसके अंदर 2 आर्म्स होती हैं, जो आउटर डायनिन आर्म है और अंदर वाली इनर डायनिन आर्म है। तो बी में कोई आर्म नहीं होती, कोई भुजा नहीं होती, लेकिन ए वाले में 2 आर्म होती हैं, 2 भुजाएं होती है, आउटर और इनर, आउटर डायनिन आर्म और इनर डायनिन आर्म। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और वो एक्टिन ऑफ मसल्स, जो मसल्स की पेशी की एक्टिन प्रोटीन होती है उसके समान होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो ए आर्म है यानी कि जो ए माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सब माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उसमें एक एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है डायनिन, और वो मायोसिन ऑफ मसल्स के समान होती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक्टिन के समान होते हैं, जबकि जो डायनिन आर्म है इसकी जो प्रोटीन है वो किसके समान होती है? मायोसिन के समान होती है, जो मसल्स की। डायनिन आर्म में एबिलिटी होती है एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करने की, यानी कि जो डायनिन आर्म है वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर सकती है, और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करने पर एटीपी से जो एनर्जी निकलती है उसका यूज किया जाता है सीलियरी मूवमेंट में या फ्लैजिलर मूवमेंट में। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं ब्रिज से, और उनके ऊपर प्रेजेंट होती है शीथ। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं रेडियल स्पोक से, इस शीट से, और आपस में जुड़े होते हैं लिंकर से। अब जो
काइनेटोसोम और बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर है इसके समान होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट है इसमें कि इसमें जो व्यवस्था है 9+0 व्यवस्था, माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था है 9+0, अर्थात इसमें 9 परिधीय है यानी कि पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स तो है, लेकिन बीच में 2 केंद्रीय या सेंट्रल ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। और इसको ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल बॉडी और बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोसोम भी बोलते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेंट्रियोल के समान होती है। और जो बेसल ग्रेन्यूल्स में इसमें जो 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें 3 सब फाइबर्स होते हैं, ए बी सी। ए अंदर की तरफ होता है, बी बीच में होता है, सी बाहर की तरफ होता है। सेंट्रल पार्ट जो होता है यहां पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, लेकिन यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते और यहां पर सेमी सॉलिड साइटोसोल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब। सेंट्रल हब से ये पेरिफेरल यानी कि परिधीय जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये जुड़े हुए होते हैं, और वो जुड़े हुए होते हैं प्राइमरी फाइबर्स से या स्पोक से, जिस ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर शो करते हैं यानी कि पहिए की तरह संरचना प्रदर्शित करती है। तो ये जो सेंट्रल हब है, इस सेंट्रल हब से ये प्राइमरी फाइबर्स और स्पोक की सहायता से जुड़े हुए होते हैं, और जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो सेकेंडरी फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे से जुड़ा होता है सेकेंडरी फाइबर से, और सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ होता है वो प्राइमरी फाइबर से या स्पोक से। जो प्राइमरी फाइबर है उसके बीच में एक थिकनिंग होती है, इसे एक्स थिकनिंग कहते हैं, और 2 एक्स थिकनिंग के बीच में एक थिकनिंग और होती है, इसे वाई थिकनिंग कहते हैं। और एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अब जो तीसरा पार्ट है वो रूटलेट और राइजोप्लास्ट होता है। जो रूटलेट और राइजोप्लास्ट जो होते हैं ये कोनिकल बंडल्स होते हैं जो बेसल बॉडी से निकले होते हैं, और ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स के बने होते हैं जो बेसल बॉडी से निकलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और इनमें डार्क बैंड्स होते हैं जो एटीपेज नामक एंजाइम के बने होते हैं या एटीपी सिंथेटेज के बने होते हैं जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है। फ्लैजिला 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक विप्लैश होता है और एक टिन सेल होता है। एक प्रकार के फ्लैजिला में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लेटरल हेयर लाइक अपर स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होती है, और एक में प्रेजेंट होती है। जिसमें प्रेजेंट नहीं होती उसे विप्लैश बोलते हैं, और जिसमें प्रेजेंट उसे बोलते हैं टिन सेल। इसको टिन सेल बोलते हैं, इसको विप्लैश बोलते हैं। तो विप्लैश और टिन सेल। तो जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है टिन सेल, जिसमें नहीं होती वो विप्लैश। अब सीलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन सीलिया और फ्लैजिला में कुछ अंतर होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में सबसे पहला अंतर क्या है कि सीलिया जो होते हैं स्मॉल होते हैं, यानी कि वो छोटे होते हैं 5 से 10 μm के, जबकि ये लार्ज होते हैं यानी कि बड़े होते हैं। फ्लैजिला बड़े होते हैं, इनका साइज जो होता है वो अप टू 150 μm होता है यानी कि माइक्रोन होता है। इनका नंबर यानी कि संख्या अधिक होती है और इसकी संख्या कम होती है, 1-2 के आसपास होती है। सीलिया जो होते हैं उनकी बीट कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, अर्थात वो पेंडुलम की तरह एक कोऑर्डिनेटेड बीट करते हैं। इनकी बीट जो होती है कोऑर्डिनेटेड होती है, अर्थात आपस में सभी सीलिया की जो बीट होती है वो आपस में संबंधित रहती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है, लेकिन ये स्वतंत्र होती है। अर्थात जो 2 सीलिया है, अगर 2 फ्लैजिलम है तो दोनों की जो बीट होती है वो अलग अलग होगी, तो इंडिपेंडेंट करते हैं, अर्थात ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपस में मूवमेंट नहीं करते हैं। और ये जो सीलिया है एक तो चलन में हेल्प करते हैं, जो ये वाले हैं ये केवल चलन में हेल्प करते हैं, केवल चलन में फ्लैजिलम, लेकिन ये
जो सीलियम होते हैं, सीलिया जो है वो चलन में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में और चिपकने में, मतलब इसके बाद सेंसेशन यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करने में भी हेल्प करते हैं, और इसके अलावा ये खाने में यानी कि फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला समान होते हैं, संरचना भी सेम होती है, लेकिन कुछ अंतर है कि सीलिया छोटे होते हैं जबकि फ्लैजिला बड़े होते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी संख्या कम होती है। इनकी बीट आपस में कोऑर्डिनेटेड होती है, अर्थात सब एक दूसरे से साथ मिलकर काम करते हैं। फ्लैजिलम की या फ्लैजिला की जो बीट होती है वो स्वतंत्र होती है। इनके चलने को, हिलने को बीट कहते हैं। ये चलन में, चिपकने में, अटैचमेंट में, सेंसेशन में यानी संवेदनाएं ग्रहण करने में, और भोजन ग्रहण करने में यानी कि भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। और ये केवल चलन में यानी कि लोकोमोशन में ही सहायता करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।